Morning, dear students. Today we are going to start our history chapter number 1, tracing changes through 1,000 years. As previously class I had already explained you that Indian history is divided into the three parts: old, medieval and modern. Now in this chapter we are going to read about the medieval history of India, which start from 8th century to up to the 18th century. ओके, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया के मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, जो शुरू होती है 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के हाफ तक की. द मैप ऑफ अरब जोग्राफर अल इद्रीस एंड द फ्रेंच कार्टोग्राफर गिव अ लार्ज स्केल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज नोन एज अ अर्ली टाइम्स. तो जैसे आप सभी को मालूम है कि जो हमारे अरब कार्टोग्राफर थे अल इद्रीस, कार्टोग्राफर मतलब कि जो मैप बनाने का काम करते हैं, तो उन्होंने जो मैप बनाया था 1154 को, तो उन्होंने क्या किया था, जब पॉइंट आउट किया था तो उन्होंने श्रीलंका को ऊपर की ओर पॉइंट आउट किया था और बाकी प्लेसेस को नीचे की ओर पॉइंट आउट किया था. फिर उनके कुछ सालों के बाद जो फ्रेंच कार्टोग्राफर हुए, उन्होंने इस मैप में कुछ चेंजेस किए और उन्होंने क्या दिखाया कि श्रीलंका नीचे की ओर है और बाकी जो प्लेसेस है वो ऊपर की ओर आते हैं. तो जैसे आज की जो हम जो मैप करते हैं उसमें हम मालदीव्स और श्रीलंका को नीचे की ओर शो करते हैं. ठीक है. द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हाउ वेयर वाज डिफरेंट इन टू टाइम पीरियड. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अलग अलग समय के जो दो कार्टोग्राफर थे, उन्होंने अपने जो उन्होंने उस समय देखा है, स्टडी की, उस हिसाब से मैप की पोजीशन तय की थी. द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. और इसी बीच इसी सेंचुरी में हमारे भारत के लिए कुछ नए टर्मिनोलॉजीज़ का या कुछ नए टर्म्स का उपयोग किया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा, जिसके बारे में हम यहाँ भी स्टडी करेंगे. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेजेस. तो इसी ईयर्स में या इसी मिडिवल हिस्ट्री में न्यू वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ था. द टर्म हिंदुस्तान वाज कॉइन्ड बाय द मिनाज ए सिराज द कॉर्निकल हु रोट इन पर्शियन फॉर द एरिया अराउंड द पंजाब. तो देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान शब्द है, इसका यूज़ सबसे पहले मिनाज ए सिराज ने किया था, खासकर किस एरिया के लिए, पंजाब और हरियाणा का जो एरिया था. ठीक है, पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है, तो उसके लिए मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया था. एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. और साथ ही साथ उत्तर भारत, जिसे हम कहते हैं, है ना, अपना उत्तर प्रदेश का एरिया, दिल्ली का एरिया, जो अपना गंगा और यमुना के किनारे में बसा हुआ है, उसके लिए भी हिंदुस्तान शब्द का टर्म यूज़ किया गया था. बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. बाबर, तो बाबर कौन, तो मुग़ल शासक थे जो पहली बार हमारे भारत में आए थे 15th सेंचुरी में, और उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ के वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फोना को देखते हुए किया था. फ्लोरा और फोना मतलब कि वनस्पति और पशुओं को देखकर, और साथ ही साथ इसमें इंसानों को भी शामिल किया था उन्होंने. द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज़ द वर्ड हिंद. तो देखिए, उसके बाद जो 14th सेंचुरी के जो पोएट हुए आमिर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया था. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मिडिवल हिस्ट्री है भारत की, उस समय नए नए टर्म्स और लैंग्वेज जो थे, उनका आविष्कार या उपयोग में किया जा रहा था. इन हिंदी द टर्म परदेसी वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एलियन. इन पर्शियन इट वॉज कॉल्ड अजनबी. अब देखिए, इसी में जो परदेशी शब्द है या अजनबी जो है, वो भी शब्द का यूज़ किया गया था, प्रयोग में लाया गया. जो हम आज के इसमें करते हैं, अजनबी शख्स जैसे बोलते हैं, क्यों कहते हैं, जिसे हम पहचानते नहीं हैं. तो उस समय जो ये अजनबी या जो ये हम परदेसी के या फिर जो टर्म यूज़ करते थे, वो बाहर गांव के या जो दूसरे शहरों से या विलेज से आते थे. किसी को जब वहाँ के लोग या स्थानीय निवासी नहीं पहचानते थे, तो उनके वो अजनबी व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया था.
So the students, now we come to this point that in the medieval age the many new languages and the many new terms used for the India. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि medieval जो पीरियड था उस समय 8 से लेकर 18 सेंचुरी बीच, उसमें नए नए लैंग्वेज के साथ नए नए शब्दों का भी प्रयोग चलन में था. अब हम बात करते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स की. अब हम now let's we come to about their source, how they came to know about this. Okay, the information about the medieval period is derived from the two source, archaeological and literary. तो देखिए हमारे पास इसके जानने के लिए दो सोर्स होता है, एक होता है लिटरेरी सोर्स और एक होता है आर्कोलॉजिकल. These two sources are very different. Archaeological source which we get from the monuments, coins, like that. Okay, and the literary which was written. ओके, तो आर्कोलॉजिकल सोर्स जैसे उस समय की बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स या कॉइन्स से जो हमें मिलती है जानकारी उसे आर्कोलॉजिकल सोर्स कहते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ लिटरेरी सोर्स उसे कहा जाता है जो एक लिखित रूप में हो. आर्कोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल अस इंक्लूडिंग द मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स. तो मैंने जैसे इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि आर्कोलॉजिकल सोर्स हमको अवेलेबल होता है मॉन्यूमेंट से, बिल्डिंग से, कॉइन से, ऑर्नामेंट्स, गहने और साथ ही साथ उस समय की जो पेंटिंग अवेलेबल होती है. सिंस पेपर बिकेम अवेलेबल इन अ गुड क्वांटम, अ लॉट ऑफ रिटन अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिकल्स, ऑटोग्राफीज. तो साथ ही साथ जो हमारा 8th सेंचुरी जो है मिडिल एज था उस समय पेपर अवेलेबल थे. सो देयर वाज अ रिटन रिकॉर्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ पोएम, इन फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी. तो उस समय के जो रिटर्न रिकॉर्ड पेपर उपलब्ध होने के कारण बहुत सा रिटर्न वर्क किया जाता था जो पोएम के रूप में या फिर ऑटोबायोग्राफी के रूप में हमें मिलता है. सी फार्मर एंड अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर आर अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इन अ पर्शियन एंड अरेबिक. तो देखिए, तो ये जो अकाउंट्स जो थे फॉर्मेंस, तो ये जो अकाउंट्स लिखे जाते थे वो उस समय के जो राज दरबारी होते थे उनके राजाओं के दरबार में या नवाबों के वे लिखने का काम करते थे या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग करते थे. तो दिस आर अवेलेबल इन द फॉर्म और इन अ लैंग्वेज पर्शियन एंड द अरेबिक. तो ये जो रिटर्न रिकॉर्ड है हमारे पास अवेलेबल है या तो पर्शियन में या तो फिर अरेबिक लैंग्वेज में. सो द डियर स्टूडेंट्स, as we know that the 8th to the half of the 18th century is the medieval period for that in our Indian history. So in this time many new languages, many new terms are used. जैसे हमको मालूम है 8th और 18th सेंचुरी का जो मध्य का समय था वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता. उस समय नए नए भाषाएं, नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता. साथ ही साथ उस समय नए सोशल ग्रुप्स भी फॉर्म्ड हो रहे थे. द स्टडी ऑफ द थाउजेंड्स ईयर्स बिटवीन 700 and 1750 a huge challenges to the historian largely because of the scale and the variety of development that occur over the period. तो जैसे इसमें बताया कि थाउजेंड्स आर, तो जो 700 से लेकर 1750 के मध्य का जो एरिया था या उस समय का जो टाइम पीरियड था उस समय न्यू हिस्टोरियंस के लिए बड़ा चैलेंजिंग था. वाई? बिकॉज द मैनी न्यू डिस्कवरीज और डेवलपमेंट आर टेकिंग इन दैट टाइम इंडियन सोसाइटी. तो ये हिस्टोरियंस के लिए इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि जो 700 से लेकर 1750 के बीच का जो पीरियड था उसमें नए नए प्रयोग हो रहे थे, नए नए आविष्कार हो रहे थे और नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे. इट वॉज अ पीरियड of a great mobility. One such group of a people was Rajput. Other group of the warriors were the Maratha, Sikh, Jat. तो जैसे मैंने आपको बताया इस बीच नए ग्रुप्स का भी फॉर्मेशन हुआ. उनमें से जैसे थे आपके राजपूत ग्रुप और वैरियर मतलब कि जो लड़ाई करने वाले या में थे आपके मराठा, सीख, जाट. इस प्रकार से नए ग्रुप्स का भी फॉर्मेशन हो रहा था जो भारत के उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी उसको चेंज करने का हिम्मत रखती थी. Throughout the period, there was a gradual clearing of the forest and extension of agriculture challenges in their habitat, forced many forest dwellers to migrate. तो देखिए जैसे जैसे लोग पॉलिटिकल ग्रुप्स बढ़ रहे थे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, सो दे आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर लैंड. तो उन्होंने क्या किया है अपनी पॉपुलेशन के देखते हुए उन्होंने कई सारे जंगलों को साफ किया, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया. तो उससे क्या हुआ, जो जंगलों के आसपास रहने वाले स्थानीय आदिवासी हैं उनको
वो वहाँ से अपना निवास स्थान छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ा था। एज अ सोसाइटी बिकेम अ मोर differentiate the people were grouped into the jati or the sub caste and ranked on the basis of their background, their occupation। तो देखिए जैसे जैसे नए ग्रुप पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे, नए जाति बन रहे थे, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने एक सब जाति मतलब कि वे कास्ट में अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर चुके थे अकॉर्डिंग टू द देयर ऑक्यूपेशन। तो उस समय जो जाति होती थी वो बाय बर्थ तय नहीं की जाती थी, तो उस समय जो जाति थी वो उनके काम को देखकर तय की जाती थी, ठीक है। द रैंक वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड द सोर्स कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ द जाति। तो रैंक उस समय जो पोजीशन दी जाती थी या रैंकिंग दी जाती थी सोसाइटी में, या जो पोस्ट होती थी, वो जैसे मैंने इससे पहले बताया कि वो उनके काम को, उनकी ताकत को देखकर दी जाती थी, ठीक है। और उनके द्वारा जो रिसोर्स उस समय जो नेचुरल रिसोर्स उस पर कंट्रोल, या वे किस प्रकार दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप को अपने अंडर में रखते हैं या उनके ऊपर विजयी पाते हैं, इस प्रकार से उनके कामों को देखकर वे तय करते थे रैंक और पोजीशन की। अब देखिए इसी पीरियड में एक मेजर चेंजेस और हुआ। द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पेयर वेयर द इमरजेंसेस ऑफ द आइडिया ऑफ द भक्ति। तो इसी पीरियड में जो हमारा जो 8 से लेकर आपका 18th सेंचुरी के बीच के जो पीरियड थी, उसी में भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया से शुरू हुआ था। आपके अलवर और नारायण्स के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था। द फॉलोअर ऑफ द इस्लाम्स वर डिवाइडेड इनटू द सब सेक्ट एंड शिया एंड सुन्नी। द टीचिंग ऑफ द होली कुरान वाज आल्सो ब्रॉट टू द इंडियन इन द 17th सेंचुरी। तो इसी 17th सेंचुरी के बीच में हमारे भारत में इस्लाम धर्म का भी आया, क्योंकि बहुत से जो शासक थे हमारे देश में, बाबर, अकबर, तुगलक, ये सब जो थे वे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, तो इसलिए हमारे देश में मुस्लिम धर्म का भी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक थे शिया और सुन्नी। At the different moment of this period, the new technologies made their appearance in a Persian wheel, in a irrigation, spinning wheel, in a weaving and fire combat, and the new food beverage also arrived। तो देखिए अब इसी पीरियड में क्या हुआ था कि न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू इन्वेंशंस भी हुए। एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, पर्शियन व्हील। और इसी में आपको स्पिनिंग व्हील, धागों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए जो, या रुई से धागे निकालने के लिए स्पिनिंग व्हील का डेवलपमेंट हुआ। लड़ाई में तोप का भी यूज़ करना शुरू कर दिए थे, जिसे हम कहते हैं फायर कॉम्बैट। और नए नए पेय पदार्थ जैसे चाय, टी, पोटैटो, बार्ली, इस प्रकार के नए खाने पीने की चीज़ों का भी डेवलपमेंट या दूसरे देश से हमारे देश में उनका आना हुआ। Now, the regions and the empires. A large state like those of the Cholas, Tughlaqs or the Mughals encompass the many regions। तो ये देखिए हमारे इसमें इसी बीच में भारत में जो 17th आपका 18th सेंचुरी का जो समय चल रहा था, उसमें आपके तुगलक, चोला और मुग़ल जैसे ग्रुप्स का भी इनोवेशंस हुआ, या उनका क्या कहना चाहिए कि उनका प्रभाव धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ना शुरू हुआ। द संस्कृत प्रशस्ति दैट प्रेसिस द दिल्ली सल्तनत बालबन टेल अस दैट ही वाज अ रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द बंगाल इन द ईस्ट टू द गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ। तो इसी में एक प्रशस्ति, मतलब कि जो प्रशस्ति क्या होता है जिसमें राजा के बारे में उसके गुणगान किया गया हो, तो बालबन ने लिखा था इसमें संस्कृत में, जिसमें आपका एक सुल्तान है बालबन करके, उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। बताया गया है कि उसका जो एम्पायर था, उसका जो राज था, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक के फैला हुआ था, और साथ ही साथ उसके कुछ हिस्से साउथ इंडिया तक के जाते थे। देयर वेयर कंसिडरेबल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस स्टेट। अब देखिए इसका क्या प्रभाव, नई नई जाति का जन्म हुआ, नए नए ग्रुप्स का हुआ, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपने अधीन करने के लिए एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led the emergences of the region state। तो जैसे हमको मालूम है कि जो उस समय जो था मुग़ल एम्पायर एक बहुत पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, उसके अंडर में बहुत से छोटे बड़े राज्य थे। लेकिन 18th सेंचुरी में जब
आपको ये जो मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो बहुत से छोटे छोटे बड़े राज्यों ने अपने आप को उनसे फ्री कर लिया। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन Religion was often closely associated with the social and economic organization of the local communities. तो रिलीजन जो धर्म था वो भी इस सोसाइटी से या इस कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन द रिलीजन. इट इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ द न्यू डिनिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स बाय द रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स इन द हिंदू. तो देखिए इसमें ये हुआ कि जो हमारे जो धर्म का प्रभाव जो था वो शुरू से ही था. जो नए नए राज्य उभरे या नई नई जो ग्रुप्स बनी थी जैसे आपके मराठा या चोलास, तो इन्होंने क्या किया, अपने शासन का या अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए. ठीक है, बहुत से देवी देवताओं के नाम पर बहुत सा दान दिया. और साथ ही साथ इस बीच जो था ब्राह्मणों का जो था भारत इंडियन सोसाइटी में दखल अंदाजी या कहना चाहिए प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया था. नॉलेज ऑफ द संस्कृत हेल्प द ब्राह्मण्स टू अर्न द रेस्पेक्ट. तो उस समय जो हमारे ग्रुप हुआ करते थे उनमें सबसे रेस्पेक्टेड पर्सन जो थे ब्राह्मण थे. उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता था उस समय, बिकॉज दे हैव द संस्कृत नॉलेज एंड दे ट्रेन द पीपल्स आल्सो. इस्लाम वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द मैनी रूलर्स. साथ ही साथ इस्लाम धर्म जो था वो जो हमारे भारत में जो लेके आया गया था मुग़लों के द्वारा, उसका भी प्रभाव हमारे भारतीय सोसाइटी पर या इंडियन सोसाइटी पर पड़ा. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड. द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. तो देखिए इन्होंने जो था कि देखिए हमारी जो एक्चुअल जो इन भारतीय इतिहास है वो ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न इसमें डिवाइड है. लेकिन जो हमारे ब्रिटिशर जब हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, इसे धर्म के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश की थी, जिसमें थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. ठीक, द मोस्ट हिस्टोरियंस लुक द इकोनॉमिक एंड द सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट. तो इन्होंने देखिए साथ में यहाँ एक और चीज़, क्योंकि हमारी बहुत सी जो इंडियन हिस्ट्री है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कंपोज की गई है, तो उन्होंने अपने अनुसार भारतीय इतिहास को मॉडिफाई करके लिखने की कोशिश की या दिखाने की कोशिश की है. लाइफ ऑफ द हंटर ग्रेडर्स, अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली एम्परर्स वेयर कॉल्ड द अर्ली सोसाइटी. तो जो उस समय के जो हंटर गैदर्स हुआ करते थे भारतीय सोसाइटी में, या खेती किसानी करने वाले कृषक होते थे, या फिर राजा महाराजा या नवाबी क्यों ना हो, उन्हें अर्ली सोसाइटीज़ का गया था. The growth of the imperialist state informs the development of the Hinduism, Islam and the major regions. The growth of the imperials and the states of the formation. तो बहुत से नए स्टेट्स का निर्माण हुआ था. इसी कारण शायद इन्होंने क्या किया कि इंडियन हिस्ट्री को हिंदू मुस्लिम के अनुसार डिवाइड करने की कोशिश की हुई. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर कॉल्ड द मिडिवल पीरियड. तो इस बीच जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते, ब्रिटिशर्स की जो हमारे भारत में आए थे, उन्होंने इसे मिडिवल पीरियड का नाम दिया था. लास्ट एरा वाज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड विच कैरिड द सेंस ऑफ द मटेरियल प्रोग्रेसेस एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. तो जैसे जैसे अपना 18th सेंचुरी धीरे धीरे जैसी बीतने लगा, और तो इन्होंने क्या किया, इसको एक मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में दिखाना शुरू कर दिया था. द प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ब्रॉट द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू द. तो हम ये कहते हैं कि जो मिडिवल पीरियड था, जिस समय हमारा भारत एक प्रगति कर रहा था या अपनी प्रॉस्पेरिटी पे था, तो उस समय ये ब्रिटिशर्स जो थे, जिन्होंने भारतीय सोसाइटी को या इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के कॉलोनियल में इसमें डिवाइड किया, तो उस समय हमारे भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में यहाँ आए. ट्रेडिंग मतलब एक ट्रेड करने के लिए, इसकी प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए हमारे भारत देश में आकर इसका अपने हिसाब से भारतीय सोसाइटी को या इंडियन हिस्ट्री को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर.